हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट यूपीएससी 2025 और आज के दो सवाल कौन से हैं उनको देखते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल होते हैं। जो कार्यपालिका है जिसको एग्जेक्टिव कहा जाता है, एग्जेक्टिव काउंसिल जो है, तो जैसे यूनियन एग्जेक्टिव इज ए कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो इसमें ये सब लोग होते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और तीसरी बात है, संविधान में अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल का भी प्रावधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ द प्रोविजन ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर एक यूनियन एग्जेक्टिव की बात की गई है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की गई है। तो चलिए पहले पॉइंट से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो यूनियन एग्जेक्टिव है जो केंद्रीय संघ कार्यकारिणी है, उसमें कौन कौन होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति उसमें होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति भी उसमें होता है, तीसरा प्रधानमंत्री भी उसका पार्ट है, चौथा मंत्री परिषद भी उसका पार्ट है। लेकिन एक इकलौता व्यक्ति है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, याद नहीं रहता, वो पांचवा व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन एग्जेक्टिव का पार्ट है। इस पर बहुत बार प्रश्न आ जाता है, कौन है जो यूनियन एग्जेक्टिव को बनाते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें सभी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आते हैं जो कैबिनेट के नीचे होते हैं, और पांचवें नंबर पर अटॉर्नी जनरल आता है। जो अटॉर्नी जनरल है वो हाईएस्ट, सबसे ऊंचा अधिकारी है, लॉ ऑफिसर। भारत का सबसे ऊंचा जो लॉ ऑफिसर है वो ये है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो अटॉर्नी जनरल से जो संबंधित है वो आर्टिकल है 76 है जो इसके बारे में बात करता है। 88 है, 88 जो बात करता है 88 कि ये संसद में बोल सकता है या नहीं, जब बोलने जाएगा तो उसके क्या अधिकार होंगे, उसके ऊपर है 88 जो आर्टिकल है। और 105 जिसमें कि प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी की बात है, जो चीज़ें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर लगती हैं वही सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो इसको भी अवेलेबल रहती हैं अटॉर्नी जनरल को, जब ये जाकर वहाँ पर संसद में अपनी बात कहते हैं। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये संसद में जा सकते हैं, संसद में बोल सकते हैं, बट वोटिंग का अधिकार नहीं है, नो राइट टू वोट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होना चाहिए था। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। जो दूसरी स्टेटमेंट है, भारत के अटॉर्नी जनरल देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, ठीक है, और उसे संसद में दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर देखें तो अटॉर्नी जनरल की जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कोई एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है यूनियन को जाके वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा केस जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया दूसरी पार्टी है, वहाँ पर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे। वहाँ पर हाई कोर्ट में जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी पूरे देश में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ज़रूरत है, यूनियन का कोई केस है, वहाँ पर ये जाएंगे। संविधान का कोई ऐसा मामला जिसमें लॉ ऑफिसर की ओपिनियन चाहिए, कानूनी ओपिनियन की आवश्यकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। और जब ये संसद में जाकर बोलते हैं तो इनको सारी वो चीज़ें मिलती हैं जो प्रिविलेजेस जिसकी हमने बात की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी मिलते हैं। तो चलिए तीसरा, बहुत बार हम नाम सुनते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का भी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं जा पाते कोर्ट में तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं तुम चले जाओ, जैसा कि आम होता है। तो वो उनका जूनियर है तो उसको भेज दिया जाता है वहाँ पर। तो संविधान में अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान है। तो है या नहीं है, तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, लेकिन
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई भी ऐसा कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, एक सही है, सही विकल्प का चयन करें तो केवल दो सही है। उसके अलावा भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी एक दो बातें और हैं, जैसा कि इसका जो टर्म है, जो कितने दिन रहेगा वो पीरियड निश्चित नहीं है, यानी कि ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पे, जिसे कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है और वो यूनियन कैबिनेट की मर्जी पर रहेगा, यानी कि अगर सरकार बदलती है तो इसको बदल दिया जाएगा, मन करे तो रख सकते हैं, बीच में से बदल सकते हैं। और रिमूवल के लिए यहीं पर एक पॉइंट आएगा, रिमूवल के लिए इसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होता है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए होता है, वैसा कोई प्रावधान इसके लिए नहीं है। यानी कि इसको किसी भी तरीके से आराम से निकाला जा सकता है, इम्पीचमेंट वाला काम यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जियांगमैन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला जूनो, तो ये न्यूज़ में है, बिल्कुल ये अक्टूबर 2024 से न्यूज़ में है और देखते हैं ये सारा क्या है। तो जियांगमैन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेधशाला दक्षिण कोरिया में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका प्रमुख भागीदार है। ऑब्वियस बात है कि अगर कोई ऐसी हाई फाई चीज़ है तो वहाँ पर यूएसए पहुँचेगा, और दक्षिण कोरिया में स्थित है तो वो वहाँ पर क्या है, दोनों में फ्रेंडशिप भी है। तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। वेधशाला मनुष्यों को न्यूट्रिनो के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए भूमिगत है। तो ये ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर पहला ही देखें हम तो जियांगमैन अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड है, तो द ऑब्जर्वेटरी इज अंडरग्राउंड टू सेफगार्ड ह्यूमंस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विद मास। यहाँ पर एक साथ में टैगलाइन भी है, विद मास, केवल ऐसे ही नहीं कह दिया गया है। तो न्यूट्रिनो द्रव्यमान के साथ, यहाँ पर इसको ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर कण है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मतलब बात किसकी हो रही है, मेन न्यूट्रिनो की बात हो रही है। तो न्यूट्रिनो क्या है, हम जानते हैं कि पहले एक परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है जो, उसके अनुसार बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत पार्टिकल है, उसी तरीके से न्यूट्रिनो एक मूलभूत पार्टिकल है। न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। न्यूट्रिनो जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसा है, न्यूट्रॉन बिल्कुल अलग चीज़ है। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। तो न्यूट्रिनो क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। उस फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाने की प्रक्रिया चल रही है, बनी भी हुई है। तो चलिए देखते हैं, पहले न्यूट्रिनो को समझते हैं क्या है। न्यूट्रिनो क्या है, देखिए फंडामेंटल पार्टिकल है जो हमने बात की, जैसे कि फोटोन होता है, जैसे लाइट के जो पार्टिकल्स आते हैं उनको कहा जाता है पैकेट्स में आती है, फोटोन में आती है। तो फोटोन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। उसी तरीके से जो न्यूट्रिनो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जितनी जानकारी हमें अभी है, अभी हमें और जानकारी मिलती रहेगी तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक समय पर एटम को भी माना जाता था कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अबंडेंट, जिन भी पार्टिकल्स में जरा सा भी द्रव्यमान है उनमें सबसे अधिक अगर कोई चीज़ है तो वो न्यूट्रिनो है। ऐसे तो फोटोन सबसे अधिक है, लेकिन फोटोन में क्या है, द्रव्यमान नहीं है। फोटोन एक मासलेस चीज़ है, उसका कोई मास नहीं है। तो जिनका मास है उनमें पहले नंबर पर आता है न्यूट्रिनो आता है, ये मोस्ट अबंडेंट है। फिर उसके बाद क्या ये मनुष्यों के लिए हार्मफुल है या नहीं है। तो देखिए वो दूसरा जो पॉइंट था कि उसको अंडरग्राउंड इसलिए रखा गया है ताकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके और वो मनुष्यों को बचाया जा सके, इसलिए रखा गया है। नहीं, मनुष्यों के अंदर से जब हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे अंदर से पास हो गए बात करते करते। तो ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रॉन मैंने पहले कह दिया, न्यूट्रिनो जो है वो पास हो रहे हैं। इसका मतलब वो मनुष्यों के लिए अभी तक की जो जानकारी है हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो सॉलिड में से पास हो जा रहे हैं, इसीलिए जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है वो अंडरग्राउंड बनाई जाती है ताकि किसी तरीके से उसको रीड किया जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके।
तो अबंडेंट है, लेकिन ये देखे नहीं जा सकते, महसूस नहीं किया जा सकते, क्योंकि सॉलिड में से निकल जाते हैं। तो इनकी बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। इल्यूसिव इसलिए है क्योंकि उसको कैच नहीं किया जा सकता। अभी कोशिश चल रही है, उसके लिए तमाम डिटेक्टर बनाए जा रहे हैं। ऑसिलेटिंग, अब ये 3 तरीके के हैं, न्यूट्रिनो भी 3 तरीके के हैं, टाउ है, मियोन है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। तो 3 तरीके के, और तीनों एक दूसरे में ऑसिलेट करते रहते हैं, शेप बदल लेते हैं। तो जो ये पार्टिकल डिटेक्टर बन रहे हैं, जैसे जूनो की बात करेंगे, वहाँ पर कोशिश है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मास किसका है, मियोन का है कि टाउ का है कि इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का। ठीक है, तो इन तीनों को जानने के लिए किसका सबसे ज़्यादा है, वो सारी प्रोसेस वहाँ पर चल रही है, उसको जानने की ज़रूरत है, वहाँ पर कोशिश चल रही है। बहुत लाइट वेट है, कुछ है नहीं, मास नाम भर का ही मास है उनका। उसके अलावा डाइवर्स है, बहुत सारे प्रोसेस में निकलता है। जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है, जैसे सूर्य में जहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है, वहाँ पर क्या होता है, ये न्यूट्रिनो निकलता है। उसी तरीके से अगर पृथ्वी पर कराई जाएगी, जिसकी कोशिश चल रही है, आर्टिफिशियल सन जिसको कहा जा रहा है, वहाँ से निकलेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब न्यूक्लियर फिशन होती है, वहाँ पर निकलती है। जो नॉर्मल रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, वहाँ पर इसको वहाँ पर निकलता है। लेकिन हमने देखा नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं देखने की, हम महसूस जानते हैं कंसेप्ट के हिसाब से कि वहाँ पर निकलेगा। इवन पृथ्वी में जो अंदर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, उसको भी देखना है, और इन सब चीज़ों में ये वहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है। इवन जो एक्सप्लोजन है, सुपरनोवा है, वहाँ पर भी ये निकलता है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसका जो काम आएगा वो भी बात करेंगे जब क्वेश्चन को देखेंगे। मिस्टीरियस है क्योंकि एक दूसरे की टाइप में इंटरचेंज होते रहते हैं, और कहा जाता है कि एक और हो सकता है जिसके बारे में हम अभी जानते नहीं, इनको भी नहीं जानते, लेकिन अभी एक और अज्यूम कर रहे हैं कि एक और हो सकता है। और एक और है मिस्टीरियस में कि इसका एंटी मैटर हो सकता है, एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है, कि अगर एक न्यूट्रिनो है, इसका एक एंटी न्यूट्रिनो हो सकता है, यानी कि न्यूट्रिनो बना है, एंटी न्यूट्रिनो उसको ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए क्या है, हम उसे देख नहीं पा रहे या उसे कैच नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये तो हो गई न्यूट्रिनो की बात। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो वेधशाला दक्षिणी कोरिया में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका प्रमुख भागीदार है, ऐसा नहीं है। जो ये जूनो है, ये चाइना का प्रोजेक्ट है, और यूएस उसमें प्रमुख भागीदार बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी एक जुड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर रशिया, इटली, फ्रांस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चाइना का पक्का दुश्मन है, भारत नहीं, ताइवान भी इसका पार्ट है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जा रही है। वेधशाला मनुष्यों को न्यूट्रिनो के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए भूमिगत है, तो ये भी गलत हो गई, क्योंकि अंडरग्राउंड इसलिए है क्योंकि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता इजीली, तो इसलिए उसको बहुत गहराई में गुफाओं के अंदर उसको बनाया जाता है, टनल में, ताकि वहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके, ताकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो नहीं पहुँच रहे। इसलिए न्यूट्रिनो द्रव्यमान के साथ ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर कण है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 2 गलत हो गए, एक सही है, केवल 3 इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी इसमें 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हम देखेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है जूनो, इसमें कोशिश है कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जाए, मास हायरार्की बनाई जाए, और यहाँ पर ये भी इनका देखने का मकसद है कि जो पृथ्वी में रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है उस हीट जनरेशन की वजह से, उसको भी स्टडी करने की कोशिश है। और उसके अलावा तो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, सब तमाम चीज़ें वहाँ पर है। इसके अलावा 2 और ऑब्जर्वेटरी है, उनकी बात कर लेते हैं। ये गहराई में देखिए, ये बन रही है, ये जूनो है, काफ़ी अंदर डीप बन रही है अंडरग्राउंड। उसी के अलावा एक आइस क्यूब है, इसने हल्का सा डिटेक्ट किया है 2-3 साल पहले, और यहाँ पर ये है साउथ पोल पर है, अंटार्कटिका में। ठीक है, और एक ड्यून है जिसको अमेरिका बना रहा है, जो कि 2030 तक चालू होने की उम्मीद है, और जो चाइना वाली है वो 2025 तक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो वो न्यूज़ में है। तो इसने डिटेक्ट किया है, अब चाइना अलग कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएस से पहले कर लेगा। और भारत ने भी 2012 में कोशिश की थी, थेनी जगह है वहाँ पर और वेस्टर्न घाट में, लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न और कंसर्न स्टेट उन्होंने उसे बनने नहीं दिया, और 12 साल से 13 साल से वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा है, और दुनिया आगे निकल गई
और हो सकता है हमारा वो प्रोजेक्ट बंद ही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में और ख़ास करके वहाँ पर स्टेट रीजनल जो सरकारें हैं उसका इशू भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये था न्यूट्रिनो के बारे में जो बेसिक जानकारी, इस पर बहुत बार सवाल आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।